आज बात करते हैं इंडिया के सबसे बड़े प्राइवेट पोर्ट ऑपरेटर की, अदानी पोर्ट्स एंड एसईजी यानी एपीएसईजी। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं और इसका पूरा एनालिसिस करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले पूरी बात का निचोड़ समझ लेते हैं। अदानी पोर्ट्स एक बहुत ही मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी है, इसमें तो कोई दो राय नहीं। स्केल है, कैश फ्लो अच्छा है और इंडिया की ग्रोथ स्टोरी का इसे सीधा सीधा फायदा मिलता है। लेकिन कहानी में एक बड़ा लेकिन है, और वो है ग्रुप लेवल पर गवर्नेंस से जुड़े सवाल और कंपनी पर जो भारी भरकम कर्ज है। ये दो चीजें हमेशा एक रिस्क फैक्टर बनी रहेंगी। तो चलिए अब इन दोनों ही साइड्स को, मतलब अच्छी बातों को और इन रिस्क को एक एक करके खोलते हैं। तो पहले बात करते हैं कंपनी के मजबूत किले की। आखिर वो क्या है जो अदानी पोर्ट्स को इतना पावरफुल बनाता है? आपने बिजनेस मॉड शब्द तो सुना ही होगा। इसका सीधा सा मतलब होता है एक कंपनी का वो सुरक्षा कवच जो उसे कंपटीशन से बचाता है। अब अदानी पोर्ट्स के पास ना ऐसे 3 तगड़े कवच हैं। एक तो है इसका जबरदस्त स्केल और नेटवर्क, मतलब इंडिया के दोनों कोस्ट पर इनकी मौजूदगी है, जिससे बड़े बड़े जहाज इनके पास ही आते हैं। फिर दूसरा कवच है इनकी इंटीग्रेटेड सर्विस। ये सिर्फ पोर्ट्स नहीं चलाते, पूरा लॉजिस्टिक्स का काम भी संभालते हैं, तो कस्टमर को कहीं और जाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। और तीसरा, जो कि बहुत अहम है, वो ये कि एक बार पोर्ट बन गया तो फिर हर एक्स्ट्रा जहाज से जो कमाई होती है वो लगभग सीधा प्रॉफिट होता है। और ये जो मजबूती है ना, ये सिर्फ बातों में नहीं, आंकड़ों में भी साफ दिखती है। जरा FY25 के नंबर्स पर नजर डालिए। कंपनी का टोटल रेवेन्यू करीब करीब 31,000 करोड़ रुपए। ये आंकड़ा ही बताता है कि बिजनेस कितना बड़ा है। अब इस 31,000 करोड़ के रेवेन्यू में से कंपनी की जो ऑपरेशनल कमाई है, जिसे ईबिटा कहते हैं, वो थी लगभग 19,000 करोड़ रुपए। मतलब ऑपरेशंस कितने एफिशिएंट हैं, ये यहीं से पता चलता है। और अब सुनिए सबसे कमाल का आंकड़ा। टैक्स वगैरह सब चुकाने के बाद जो नेट प्रॉफिट बचा, वो पिछले साल से 37%, जी हां 37% ज्यादा था। इतनी बड़ी कंपनी के लिए ये ग्रोथ वाकई में जबरदस्त है। तो ये तीनों नंबर्स, रेवेन्यू, ईबीडीआर और प्रॉफिट, एक ही कहानी सुनाते हैं, लगातार और मजबूत ग्रोथ। तो अगर सिर्फ बिजनेस के लिहाज से देखें तो पिक्चर एकदम शानदार नजर आती है। लेकिन जैसा हमने शुरू में कहा था, कहानी का एक दूसरा पहलू भी है। इस मजबूत किले के साथ कुछ बड़े रिस्क, कुछ रेड फ्लैग्स भी हैं जिन्हें इग्नोर नहीं किया जा सकता। तो चलिए अब जरा उन पर भी बात कर ली जाए। देखिए, सबसे बड़ा सवाल उठता है गवर्नेंस को लेकर। कंपनी में प्रमोटर्स यानी मालिकों की हिस्सेदारी करीब करीब 86% है। अब जब किसी एक ग्रुप का इतना ज्यादा कंट्रोल होता है तो एक सवाल हमेशा हवा में रहता है, क्या फैसले कंपनी के सारे शेयर होल्डर्स के फायदे के लिए होंगे या सिर्फ प्रमोटर ग्रुप के फायदे के लिए? यह माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स के लिए एक बहुत बड़ा रिस्क है। और बात सिर्फ यहीं खत्म नहीं होती, और भी रिस्क्स हैं, जैसे पूरे ग्रुप की रेपुटेशन पर उठने वाले सवाल, रेगुलेटरी जांच का डर, ग्लोबल ट्रेड का ऊपर नीचे होना और विदेशों में जो इनके एसेट्स हैं उनसे जुड़े जियोपॉलिटिकल टेंशन। लेकिन इन सब में से एक रिस्क ऐसा है जिस पर थोड़ा और ध्यान देना जरूरी है, और वो है कर्ज। तो हमने देखा कि कंपनी बहुत तेजी से एक्सपैंड कर रही है, नए नए पोर्ट्स खरीद रही हैं, सब कुछ बढ़िया है। पर सवाल यह है कि इस सब की कीमत कौन चुका रहा है? ये पैसा आ कहां से रहा है? और उस सवाल का जवाब है कर्ज। मार्च 2025 तक कंपनी पर नेट डेट यानी शुद्ध कर्ज लगभग 36,800 करोड़ रुपए का था। ये एक बहुत बड़ी रकम है, और ये साफ साफ दिखाता है कि कंपनी की जो अग्रेसिव एक्विजिशन की स्ट्रैटेजी है, ये उसी का नतीजा है। तो अब हमारे पास तस्वीर साफ है। एक तरफ एक शानदार बिजनेस है और दूसरी तरफ कुछ गंभीर सवाल। तो अब अगला लॉजिकल सवाल यही आता है कि क्या स्टॉक मार्केट में इसकी जो कीमत है वो सही है? चलिए एक नज़र इसके वैल्यूएशन पे भी डालते हैं। तो जब वैल्यूएशन की बात करते हैं तो एक चीज तो बिल्कुल साफ है, ये स्टॉक सस्ता तो नहीं है। इसका पी रेशियो 25 से 27 के बीच घूम रहा है। आसान भाषा में कहें तो ये अपने सेक्टर की बाकी कंपनियों से महंगा है, मतलब एक प्रीमियम पर चल रहा है। हाँ, ये बात भी सही है कि कई एक्सपर्ट्स मानते हैं कि कंपनी की जो मार्केट लीडरशिप है और जो ग्रोथ है, उसे देखते हुए ये प्रीमियम शायद जायज़ भी है। तो चलिए अब इन सारी बातों को एक साथ जोड़ते हैं और देखते हैं कि एक इन्वेस्टर के लिए इन सब का मतलब क्या निकलता है। तो आखिर में एक इन्वेस्टर को क्या करना चाहिए? देखिए, इसका कोई एक जवाब नहीं है। ये इस पर डिपेंड करता है कि कोई किस तरह का इन्वेस्टर है। जो बहुत सेफ चलना पसंद करते हैं वो शायद किसी बड़ी गिरावट का इंतजार करेंगे। जिन्हें ग्रोथ चाहिए और जो ग्रुप से जुड़े रिस्क लेने में कंफर्टेबल हैं, वो शायद इसमें मौके देखेंगे। और हाँ, जिनके लिए गवर्नेंस सबसे पहली प्रायोरिटी है, वो या तो इससे दूर रहेंगे या फिर बहुत ही छोटा पैसा लगाएंगे।
तो घूम फिरकर हम वहीं आ गए जहां से हमने बात शुरू की थी। एक तरफ है एक बेहतरीन क्वालिटी बिजनेस और दूसरी तरफ हैं कुछ ऐसे रिस्क जो हमेशा बने रहते हैं। अब एक इन्वेस्टर के तौर पर इन दोनों के बीच सही बैलेंस कैसे बनाया जाए, यही सबसे बड़ा सवाल है। और इस सवाल का जवाब हर किसी को अपने लिए खुद ही ढूंढना होगा।